नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का विज्ञान वृक्ष के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दिसंबर 2024 और जून 2025 में आए हुए ग्रुप थ्योरी के क्वेश्चंस के बारे में। अगर आपको कंप्लीट पीवाईक्यू सीरीज ज्वाइन करनी है टॉपिक वाइज वीडियो सॉल्यूशन के साथ, तो आप हमारे चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा जी आपके सामने पहला क्वेश्चन। प्रोडक्ट ऑफ टू रिफ्लेक्शन प्लेन सिग्मा वी और सिग्मा वी, दो रिफ्लेक्शन प्लेन की यहां पर बात कर रहा है। यहां पर आई थिंक सिग्मा वी डैश है, तो यहां पर दो रिफ्लेक्शन प्लेन्स की बात कर रहा है और इनकी प्रोडक्ट किस चीज के बराबर आएगी ये आपसे पूछ रहा है। यहां पर दो संभावनाएं आपके पास बन सकती थी। पहली पॉसिबिलिटी थी कि दोनों प्लेन एक जैसे होते, दूसरी पॉसिबिलिटी थी कि दोनों प्लेन अलग अलग होते। मैं दोनों ही कंडीशन आपको बताता हूं। मान लेते हैं लेट बोथ प्लेन्स आर सेम, मान लेते हैं कि जो दोनों ही प्लेन है ना वो आपके सेम है। फिर दोबारा क्या मानेंगे कि जो दोनों ही प्लेन है वो आपके क्या हैं, डिफरेंट हैं। लेट बोथ प्लेन्स आर सेम। मैं मान लेता हूं सिग्मा वी बराबर सिग्मा वी डैश बराबर सिग्मा एक्स वाई। ठीक है, तो अगर मैं सिग्मा वी इंटू सिग्मा वी डैश लिख रहा हूं, इसका मतलब सिग्मा एक्स वाई इंटू सिग्मा एक्स वाई लिख रहा हूं। ठीक है, तो ये किसके बराबर आ जाएगा, ई के बराबर आ जाएगा। ठीक है, ये किसके बराबर आ जाएगा, ई के बराबर। क्या ई कोई ऑप्शन दिया हुआ है, जी नहीं, कोई भी ऑप्शन यहां पर आइडेंटिटी का नहीं दिया हुआ है। अब और देख लेते हैं कि भाई जो दोनों प्लेन है ना वो डिफरेंट है। केस नंबर दो, बोथ प्लेन्स आर डिफरेंट। दोनों प्लेन क्या हैं, अलग अलग हैं। सही है, मैं मान लेता हूं कि भाई जो सिग्मा वी है वो सिग्मा एक्स वाई है और जो सिग्मा वी डैश है वो सिग्मा वाई जेड है। ठीक है, तो दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं, सिग्मा वी इंटू सिग्मा वी डैश सिग्मा एक्स वाई इंटू सिग्मा वाई जेड। पीछे क्या करता हूं, एक्स वाई जेड के ऊपर लगाता हूं इसको, ताकि पता चले कि हम लोग कहां पर पहुंच रहे हैं। ठीक है, तो देखो भाई जब मैं पहली बार इसको इसके ऊपर लगा रहा हूं तो यहां सिग्मा एक्स वाई तो एज इट इज, वाई और जेड एज इट इज होंगे। वाई जेड का साइन चेंज नहीं होगा, एक्स का साइन चेंज हो जाएगा। तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा आपका, सॉरी एक्स, यहां पर वाई और जेड का साइन चेंज नहीं होगा, यहां पर माइनस एक्स आ जाएगा, वाई आ जाएगा, जेड आ जाएगा। अब क्या होगा, अब एक्स वाई का साइन चेंज नहीं होगा, जेड का साइन चेंज हो जाएगा। तो यहां पर क्या बनेगा आपका, यहां पर बनेगा माइनस एक्स वाई और माइनस जेड। तो ओवरऑल अगर आप देखो यहां से यहां तक की जर्नी को, एक्चुअल में ये क्या है, C2Y है। एक्चुअल में क्या है, C2Y है। एक्चुअल में क्या लगा है, C2 कह लीजिए। अगर मैंने यहां पर प्लेन बिल्कुल परपेंडिकुलर लिए हैं एक दूसरे के तो C2 बन गया है। कुछ और एंगल ले लूंगा तो कोई और एक्सिस जनरेट हो जाएगा। तो एक्चुअल में यहां पर आंसर क्या आ जाएगा, CN विल बी द राइट आंसर। डिपेंडिंग अपॉन कि दोनों प्लेन के बीच में एंगल कितना है। यहां पर 90 डिग्री का था तो C2 जनरेट होगा, कोई और एंगल प्लेन्स के बीच में होता, कोई और एक्सिस वहां पर जनरेट हो जाता। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ूं, यहां पर क्या कहा जा रहा है, C2V की कैरेक्टर टेबल दी गई है फॉर्मेल्डिहाइड मॉलिक्यूल के लिए और आपको बोल रहा है इनमें से कौन सा ट्रांजिशन एक्स पोलराइजेशन को लेकर अलाउड ट्रांजिशन है। ठीक है, जैसा कि हमें पता है कि अगर हमें दो स्टेट दी हुई हो, एक ग्राउंड दी हुई हो, एक एक्साइटेड दी हुई हो, तो ग्राउंड से एक्साइटेड के जो कैरेक्टर्स है ना उनकी मल्टीप्लाई करके देखते हैं। मल्टीप्लीकेशन करने के बाद अगर एक्स वाली ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएगी तो अलाउड अलोंग द एक्स पोलराइजेशन हो जाएगा। देखो जरा यहां पर पहला ऑप्शन क्या है, A1 इंटू A1। पहला ऑप्शन A1 से A1, A1 से A1, तो A1 और A1 की मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा भाई, A1 और A1 का जब मल्टीप्लीकेशन आप करते हो तो आपको क्या मिलता है, आपको मिलता है जी यहां पर फिर से A1, फिर से A1। ये क्या है आपका, ये फिर से A1 आया है, फिर से क्या आया है, A1 आया है और A1 के सामने कुछ भी नहीं है। तो ये ट्रांजिशन तो आपका फॉरबिडन ही हो जाएगा। ये तो क्या हो जाएगा, फॉरबिडन हो जाएगा भाई। ये क्या हो जाएगा, फॉरबिडन हो जाएगा। ध्यान से देख लो, A1 के A1 से गुणा करोगे तो फॉरबिडन ही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं भाई। मैं इस टेबल के अकॉर्डिंग बता रहा हूं, वैसे एक्चुअल में क्या होता है, एक्चुअल में Z ऊपर होता है। एक्चुअल जो टेबल होती है ये आई थिंक Z नीचे आया हुआ है, ये Z आपका ऊपर होगा, यहां होता है Z, यहां ऊपर Z होता है, आई थिंक ऊपर होता है Z।
ठीक है, तो ये अलाउड होता है, बट ये Z पोलराइजेशन के अकॉर्डिंग होता है C2V, क्योंकि मुझे C2V की टेबल याद है। ठीक है, तो यहां पर Z आएगा तो अलाउड होगा, अलोंग द Z अलाउड होगा, अलोंग द Z अलाउड होगा। ठीक है, दूसरे ऑप्शन की बात करी जाए, यहां पर सेकेंड ऑप्शन की अगर मैं बात करूं B की, तो B में क्या कहा जा रहा है, A1 से A2, A1 से A2। तो भाई अगर मैं A1 की और A2 का मल्टीप्लीकेशन करूंगा तो मुझे मिलेगा क्या, देखो 1 1 1 1 1 1 माइनस 1 माइनस 1, तो ये बन जाएगा 1 1 माइनस 1 माइनस 1, और ये क्या बन रहा है आपका A2 ही बन रहा है। ये तो फॉरबिडन हो जाएगा, क्योंकि A2 के सामने तो ना X है ना Y है ना Z है। ठीक है, सी ऑप्शन देखें जरा, सी में क्या कह रहा है, A1 से B1 की बात कर रहा है, A1 से B1। ठीक है, A1 से B1 हमें यहां पर चेक करना होगा, तो A1 से B1 का जब मैं चेकआउट करूंगा, A1 से B1 जब मैं चेकआउट करूंगा, तो यहां A1 होगा 1 1 1 1, B1 होगा 1 माइनस 1 1 माइनस 1। जब मैं दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे मिलेगा 1 माइनस 1 1 माइनस 1, यही मुझे मिल जाएगा, और यही आपका क्या है, यही आपका B1 है, और इसी के सामने क्या है, X है। और हमसे क्या पूछा है, X पोलराइज्ड लाइट ही पूछा है, तो C हमारा क्या हो जाएगा, यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। C हमारा क्या हो जाएगा, यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, C3V की करेक्टर टेबल आपको यहां पर दी गई है, और नीचे कुछ स्टेटमेंट्स आपको दी गई हैं। C3V की करेक्टर टेबल देता है, फॉर नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ NH3 द करेक्ट स्टेटमेंट इज आर। कहता है कि NH3 के जो नॉर्मल मोड है वो देखिए और बताइए कौन सा स्टेटमेंट इनमें से करेक्ट है। पहला, सम ऑफ द नॉर्मल मोड आर IR इनएक्टिव। दूसरा, एटलीस्ट वन नॉर्मल मोड इज बोथ IR एंड रमन एक्टिव। ऐसा देखने के लिए मुझे पहले अमोनिया के नॉर्मल मोड्स निकालने होंगे। मुझे क्या निकालने होंगे, पहले अमोनिया के जो नॉर्मल मोड्स हैं वो फाइंड आउट करने होंगे। वो फाइंड आउट करने के लिए पहले मुझे करेक्टर टेबल से क्या निकालना पड़ेगा, रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन निकालनी पड़ेगी, देन मैं बता पाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या निकाल लेते हैं, रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन ऑफ NH3। रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन कौन से मेथड से, 3n कार्टेशियन मेथड से। ठीक है, देखो जरा यहां पर मजा आ जाएगा, NH3। ठीक है, देखते हैं भाई क्या बनेगा। ये हमारे पास C3V पॉइंट ग्रुप है, E है, 2 C3 हैं, 3 सिग्मा V हैं। नंबर ऑफ अनशिफ्टेड एटम, कंट्रीब्यूशन पर एटम, और नीचे क्या आ जाएगा आपके पास, रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन, गामा रिड्यूसिबल 3n कार्टेशियन से। देखो अमोनिया की बात करूंगा, अगर अमोनिया का स्ट्रक्चर आप ध्यान से देखो, हालांकि ये बहुत बार हम लोग क्लासेस के अंदर भी एग्जांपल करवाते हैं, सभी टीचर्स ही करवाते होंगे इसको, तो कोई नहीं छोड़ता होगा। यहां पर देखो, अगर मैं इसकी बात करूं, यहां पर आप देखोगे ई के लिए, ई जब आप लगाते हो तो कितने यहां पर आपको एटम अनशिफ्टेड दिखाई देते हैं, 1 2 3 4, चारों के चारों ही आपको क्या दिखाई देंगे, अनशिफ्टेड दिखाई देंगे। वहीं पर अगर आप C3 लगा रहे होगे तो C3 केवल एक नाइट्रोजन से ही पास कर रहा है, तो C3 में एक आ जाएगा। वहीं पर जब आप इसके ऊपर प्लेन लगा रहे होंगे तो किन्हीं भी 2 एटम से पास करेगा भाई, प्लेन तो किन्हीं भी 2 एटम से क्या कर रहा होगा, पास कर रहा होगा। तो प्लेन के केस में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। प्लेन के केस में क्या आ जाएगा, 2। अब अनशिफ्टेड आ गया, कंट्रीब्यूशन मुझे पता है, E का कंट्रीब्यूशन 3D में 3 होता है, C3 का 0 होता है, सिग्मा का हमेशा 1 होता है। तो ये हमारे पास बना 12 0 2, 12 0 2। ठीक है, तो हमारे पास 12 0 2 जो है यहां पर टोटल रिप्रेजेंटेशन यहां पर बन गई है 3n कार्टेशियन मेथड से। अब मुझे देखना पड़ेगा इस 12 0 2 में A1 कितने हैं, A2 कितने हैं और E कितने हैं। तो मैं यहां पर देखता हूं A1 कितने हैं, A1 हमारे पास होंगे, A1 बराबर 1 डिवाइड बाय ऑर्डर, 1 डिवाइड बाय ऑर्डर। ठीक है, तो यहां पर क्या आ जाएगा भाई, NIR। ठीक है, 1 इंटू 1 इंटू 12, 1 इंटू 1 इंटू 12 प्लस इसके बाद आ जाएगा आपका 2 इंटू 1 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 1 इंटू 2, 2 इंटू 1 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 1 इंटू 2, ये आ जाएगा आपका 3, 12 और 6 18। A2 जब आप ढूंढेंगे तो A2 में भी 1/6, पहला तो 1 इंटू 1 इंटू 12 है, 1 इंटू 1 इंटू 12 है,
दूसरा 1 इंटू 1 इंटू 12, दूसरा 2 इंटू 1 इंटू 0, 2 1 0 2 1 0। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है 3 माइनस 1 और 2। नेक्स्ट हमारे पास 3 है, माइनस 1 है और 2 है। ठीक है, तो यहां पर 12 में से 6 गया, यहां पर आ जाएगा 1। इसी तरीके जब आप e निकालेंगे तो 1 डिवाइड बाय 6, और e के केस में क्या है 1 इंटू 2 इंटू 12 24, फिर 0 और 0, यहां पर आ जाएगा 24, फिर 0 और फिर 0, ये आ जाएगा 4। तो ये हमारे पास क्या आ गई, टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम आ गई। गामा टोटल हमारे पास आ गया है 3a1 प्लस a2 और प्लस यहां पर 4e। सही है भाई। अब ट्रांसलेशन लिख दूंगा यहां पर, ट्रांसलेशन, और यहां पर रोटेशन लिख दूंगा। टोटल में से घटा दूंगा, वाइब्रेशन आ जाएंगे। वाइब्रेशन मुझे देखने हैं, सिंपल है। ट्रांसलेशन कौन से होंगे, जो एक्स वाई जेड के सामने है। देखो जेड के सामने a1 है, एक्स और वाई के सामने e है, तो ट्रांसलेशन आ जाएगा a1 और यहां आ जाएगा e। रोटेशन कौन से हैं, आर एक्स आर वाई आर जेड के सामने वाले। ठीक है, a2 के सामने आर जेड है, e के सामने आर एक्स आर वाई है, तो यहां पर बन जाएगा a2 और यहां पर बन जाएगा e। ठीक है, तो अगर मैं इनको घटा दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, गामा वाइब्रेशनल मिल जाएंगे। 3a1 में से a1 गया 2a1, a2 से a2 गया और यहां पर आ जाएगा 2e। ठीक है भाई, यहां पर हमारे पास ये आ गए टोटल वाइब्रेशनल मोड। अब हमें इन्हीं को देखना है, इन्हीं को हमें देखना है। देखो भाई हमारे पास क्या है 2a1 और यहां पर है 2e। सही है भाई। अब मुझे IR एक्टिव देखना है और मुझे रमन एक्टिव देखना है। IR एक्टिव देखना है और मुझे रमन एक्टिव देखना है। मुझे पता है कि IR एक्टिव XYZ के अकॉर्डिंग होगा और रमन एक्टिव फोर्थ कॉलम में कुछ भी है, कोई भी क्वाड्रेटिक फंक्शन है तो रमन एक्टिव भी हो जाएगा। देखो ध्यान से, क्या आप A1 IR एक्टिव है, जी हाँ, A1 के सामने Z है, E के सामने XY है, तो A1 भी IR एक्टिव है और E भी IR एक्टिव है। रमन एक्टिव के लिए क्या करना है, A1 भी रमन एक्टिव है और E भी क्या है आपका, रमन एक्टिव है। E भी क्या है आपका, रमन एक्टिव है। अब स्टेटमेंट देखिए, सम ऑफ द नॉर्मल मोड आर IR इनएक्टिव। जी नहीं, दोनों ही मोड, ये नॉर्मल वाइब्रेशन मोड है, दोनों ही A1 और E दोनों के दोनों IR एक्टिव हैं। गलत हो गया, गलत हो गया भाई। इसके बाद अगर आप देखेंगे रॉन्ग हो गया। एटलीस्ट वन नॉर्मल मोड इज बोथ IR एंड रमन इनएक्टिव। क्या इन दोनों में से कोई भी ऐसा मोड है जो दोनों में ही इनएक्टिव है? बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, बिल्कुल भी नहीं है। उसके बाद मिक्सिंग ऑफ नॉर्मल मोड बाय सिमेट्री ऑपरेशन इज नॉट पॉसिबल। नॉर्मल मोड का मिक्सिंग सिमेट्री ऑपरेशन के साथ पॉसिबल नहीं है। देखो यहां पर आप नोट डाल लेना, जो सिमिलर मोड है ना, सिमिलर मोड्स कैन बी modes having similar irreducible representations, modes having similar irreducible representations can be जिनकी भी irreducible representation similar होंगी, उन मोड को क्या किया जा सकता है, मिक्सिंग पॉसिबल हो सकती है। कैन बी मिक्स्ड बाय सिमेट्री ऑपरेशन, कैन बी मिक्स्ड बाय सिमेट्री ऑपरेशंस, कैन बी मिक्स्ड बाय सिमेट्री ऑपरेशंस। ठीक है भाई, मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। यहां पर जो दो A1 है ना, इनकी मिक्सिंग पॉसिबल है क्योंकि दोनों की रिप्रेजेंटेशन सेम है। जो दो E हैं इनकी भी मिक्सिंग पॉसिबल है क्योंकि दोनों मोड कैसे हैं, सेम है। तो यहां पर क्या है, मिक्सिंग ऑफ नॉर्मल मोड बाय सिमेट्री ऑपरेशन इज नॉट पॉसिबल। तो यहां पर डी बचा, डी आपका सही आंसर होगा। फॉर सम ऑफ द नॉर्मल मोड द वेव फंक्शन ऑफ फर्स्ट वाइब्रेशनल एक्साइटेड स्टेट इज टोटली सिमेट्रिक। देखो अब ऐसा क्वेश्चन CSR नेट में पिछली से पिछली बार आया था। ठीक है, उसमें क्या बोला गया था, एक्साइटेड स्टेट की रिप्रेजेंटेशन बताइए क्या होगी। अब एक्साइटेड स्टेट कैसे निकाली जाती है, एक्साइटेड स्टेट निकाली जाती है, वो स्टेटमेंट क्यों करेक्ट है। मान लीजिए ये हमारे पास एक वाइब्रेशन मोड है, मान लीजिए A1 हमारे पास एक वाइब्रेशन मोड है, तो यहां पर एक्साइटेड स्टेट, एक्साइटेड वाइब्रेशन स्टेट कैसे निकलेगी,
जब मैं A1 को A1 से गुणा कर दूंगा, यहां पर हमारे पास दो A1 मोड है ना, तो अगर मैं A1 को A1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगी, फर्स्ट एक्साइटेड वाइब्रेशन स्टेट आ जाएगी। मेरे पास क्या आ जाएगा, A1, और ये क्या है आपकी एक्साइटेड वाइब्रेशन स्टेट है, दिस इज एक्साइटेड वाइब्रेशनल स्टेट। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन पहले भी आया है, मैंने पीवाईक्यू में करवाया हुआ है, आप चाहो तो उसको जाकर देख सकते हो। अगर मेरे पास कोई वाइब्रेशन मोड है और मुझे एक्साइटेड स्टेट का वाइब्रेशन मोड निकालना है, तो मैं उस वाइब्रेशन मोड को उससे गुणा कर दूंगा। जो पहले क्वेश्चन आया था उसमें ई का मल्टीप्लीकेशन करवाया था सीएसआर नेट वाले ने, ई से मल्टीप्लाई करवाया था, देन उसमें इरिड्यूसिबल पूछी हुई थी। तो आप चाहो तो चेक कर सकते हो, फॉर सम ऑफ द नॉर्मल मोड, किसी एक पर्टिकुलर नॉर्मल मोड के लिए द वेव फंक्शन ऑफ फर्स्ट वाइब्रेशन एक्साइटेड स्टेट इज टोटली सिमेट्रिक। तो इसका जो वेव फंक्शन होगा A1 का, वो क्या होगा, टोटली सिमेट्रिक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ये रहा, और C3 पॉइंट ग्रुप, C3 एक्सिस अलोंग द Z एक्सिस, द करेक्ट स्टेटमेंट इज। अगर C3 पॉइंट ग्रुप में जो C3 होगा अगर वो Z एक्सिस के अलोंग होगा, मतलब बात कर रहा है C3 पॉइंट ग्रुप की, बात कर रहा है C3 पॉइंट ग्रुप की, और C3 पॉइंट ग्रुप में क्या होगा, E होता है, देन आपका C1 3 होता है, देन आपका C2 3 होता है। ठीक है, ये सब Z एक्सिस के अलोंग है, ये भी Z के अलोंग है और ये भी Z के अलोंग है। नीचे कुछ पूछ रहा है आपसे, ऑल थ्री सिमेट्री ऑपरेशंस C1 3, C2 3 एंड C3 3 बिलोंग टू द सेम क्लास। नहीं भैया, इसकी एक सेपरेट क्लास होगी, इसकी एक सेपरेट क्लास है, E की अलग क्लास है, ये अलग क्लास में है और ये अलग क्लास में है। क्यों? क्योंकि एक ऐसा पॉइंट ग्रुप होता है, अबेलियन पॉइंट ग्रुप होता है, अबेलियन पॉइंट ग्रुप होता है, जितने ऑर्डर होंगे उतनी ही क्लास होंगी। गलत हो जाएगा। द करेक्ट टेबल कंटेन ए 2 डायमेंशन इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन, बिल्कुल गलत बात है। करेक्ट टेबल में 2 डायमेंशन नहीं होता, क्या होता है, ऑल रिप्रेजेंटेशंस आर 1 डायमेंशंस, all representation are 1 dimension, all the character in the character table are plus minus 1। गलत बोल रहा है, E के नीचे जो होंगे वो तो 1 1, मतलब जो E के नीचे होते हैं वो तो सारे 1 1 1 होंगे। ठीक है, जैसे मैं आपको बताता हूं, ये रही टेबल आपके सामने, यहां देखो, ये मैंने C3 की टेबल यहां पर रखी हुई है, देखो 1 है 1 है 1 है 1 है 1 है, लेकिन यहां पर क्या है, अब साइन है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर, ये यहां से निकलेगा e की पावर 2 पाई आयोटा बाय 3 से, ये इसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट है, ये ई स्टार है, ये ई है। तो यहां पर सारे जो आपके कैरेक्टर्स है ना टेबल में, वो 1 1 1 और +1 और -1 नहीं है, वो क्या है, उसमें यहां पर कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर भी दिखाई दे रहे हैं। C3 की कैरेक्टर टेबल में जनरली CN और CNH में ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर आपको दिखाई देते हैं। आप इसको डबली डीजेनरेट मत समझिएगा, इसमें 2 रिप्रेजेंटेशंस एक जैसी हैं, डीजेनरेट हैं, और वो आपकी सेपरेटेड यहां पर लिखी हुई हैं। सारी रिप्रेजेंटेशन कैसी हैं, 1 डायमेंशंस हैं, ऑल रिप्रेजेंटेशंस आर 1 डायमेंशन। ये भी रॉन्ग हो जाएगा। X एंड Y ज्वाइंटली फॉर्म ए बेसिस फॉर ए 2 डायमेंशन रिप्रेजेंटेशन, बिल्कुल सही बोल रहा है। यहां पर ये एक रिप्रेजेंटेशन X को कोरस्पोंड करती है और दूसरी Y को कोरस्पोंड करती है, और दोनों मिलाकर क्या बना रहे हैं, 2 डायमेंशन रिप्रेजेंटेशन का बेस बना रहे हैं। आप यहां पर क्लियरली देख पाओगे कि ये जो 2 डीजनरेट, ये एक 1D रिप्रेजेंटेशन है, ये दूसरी 1D रिप्रेजेंटेशन है, दोनों को एक पर्टिकुलर मुल्कन सिंबल E से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। अब इन दोनों में से एक तो X को रिप्रेजेंट कर रहा है और एक इसको बता रहा है Y को। वहीं पर रोटेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम में जब बात करूंगा तो एक RX को बता रहा है और एक इसको बता रहा है, RY को बता रहा है, जिस वजह से आपका जो D ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।